हेलो फ्रेंड्स, लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इस सभ्यता का प्रसार कहां कहां तक था। फिर मैंने बताया था कि इसमें 6 स्थलों की नगर की संज्ञा दी गई थी और हड़प्पा स्थल की विशेषताओं के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में जो अन्य 6 स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, धौलावीरा, चनहुदड़ो की विशेषता को बताया था। साथ में धौलावीरा की भी विशेषता को मैं बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसका सामाजिक संगठन क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी, इस सभ्यता का कब से कब तक रही और यह सभ्यता किस तरह समाप्त हो गई, इसके बारे में हम लोग जिक्र आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलें, राजनीतिक स्थिति। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में एक अद्भुत नगर योजना विकसित था। हड़प्पा जो सभ्यता थी, सुनियोजित यहाँ के नगर थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी थी। गली की नाली, घरों का गंदा पानी गली के नाली में आता था और गली के नाली का पानी मुख्य सड़क के नाली में आता था। साथ में नालियों को पत्थर के पट्टिकाओं से ढका गया था। जगह जगह मेनहोल बनाए गए थे, इसकी सफाई की जाती थी। इससे पता चलता है कि एक कोई न कोई नगर पालिका जैसी संगठन अवश्य रही होगी जो इनके नगरों के मकानों के लिए मैप या नक्शा पारित करती होगी और उसी के आधार पर सुनियोजित तरीके से नगर नियोजन प्रणाली स्थापित की गई थी। इसके अलावा सैंधव सभ्यता और भी तमाम अन्य समानताएं देखने को मिलती है, जैसे इनकी बाट माप की एक निश्चित प्रणाली थी। बाट माप के जिससे सामानों को मापा जाता था। इनकी एक निश्चित लिपि थी। तो तमाम तरह की समानताएं देखने से ये महसूस होता है कि इस सभ्यता का कोई न कोई राजनीतिक संगठन, कोई न कोई प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य रही होगी, जिसके कारण ये तमाम समानताएं स्थापित हुई थी। लेकिन अभी तक इस सभ्यता के राजनीतिक स्थिति क्या थी, स्पष्ट कुछ भी नहीं पता चला है, क्योंकि जब तक हम सैंधव लिपि पढ़ नहीं लेंगे तब तक इस सभ्यता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आज भी अपाठ्य है, पढ़ी नहीं गई है। तो जब तक हम इस सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं लेंगे तब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि इस सभ्यता का राजनीतिक स्थिति क्या था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता समकालीन विश्व की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं, उन्हीं की समकालीन सभ्यता थी, उनसे अधिक विकसित सभ्यता थी और सुनियोजित आकार में बसी हुई सभ्यता थी। तो जो समकालीन सभ्यताएं हैं, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता हो, वहां की लिपि पढ़ी जा चुकी है और वहां के लिपि से पता चलता है कि वहां का जो प्रशासन था वह पुरोहित के हाथ में था। पुरोहित साम्राज्य का प्रशासन का मुखिया होता था और जितनी भी भूमि होती थी, जमीन होती थी, वह पुरोहित की होती थी। लोग पुरोहित को टैक्स देते थे। तो इस आधार पर चूंकि सैंधव हड़प्पा सभ्यता का भी इन समकालीन सभ्यताओं से व्यापारिक रिलेशन बना हुआ, तो कुछ लोगों का मानना था कि वैसा ही प्रशासन यहां पर भी रहा होगा। इसके अलावा सैंधव सभ्यता को देखने से पता चलता कि इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय ज्यादा थे। यहाँ के अस्त्र शस्त्र या तो बहुत कम मिले हैं
या बेहद कमजोर मिले। तो इससे पता चलता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। प्रशासन को कठोरता से नहीं बल्कि बड़े ही उदारता से शासन को संचालित किया जाता था। लेकिन कोई ना कोई डर तो अवश्य रहा होगा, जिसके कारण उदार होने के बावजूद, प्रशासन के उदार होने के बावजूद भी इस सभ्यता के लोग सार्वजनिक नियमों का पालन करते थे। तो फ्रेंड्स, डर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रशासन का भय और दूसरा होता है धर्म का भय। हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य हैं नहीं करते हैं, हालांकि हमें पता है कि यह कार्य करने से हमें प्रशासन दंडित नहीं करेगा, लेकिन फिर भी समाज उसकी मान्यता नहीं देता है या धर्म उसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए हम ये कार्य नहीं करते। तो धर्म का भय भी एक बहुत बड़ा भय है। तो अगर सैंधव सभ्यता के लोग उदार प्रशासन होने के बावजूद भी सार्वजनिक नियमों का पालन करते थे, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं धर्म का भय रहा होगा, और जिसके कारण लोग बिना कठोरता के बावजूद भी नियमों का पालन करते थे। इस आधार पर भी कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन पुरोहित वर्ग के हाथ में था। लेकिन इसके सबसे बड़ा विरोध में यह तर्क है कि अगर प्रशासन पुरोहित के हाथ में होता तो जगह जगह मंदिर के साक्ष्य अवश्य मिलता, लेकिन अभी तक हड़प्पा सभ्यता से कहीं से भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन पुरोहित वर्ग के हाथ में नहीं था। कुछ लोगों ने यह बताया है कि चूंकि सैंधव सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी, प्रशासन जो था वह जनता के सुख सुविधाओं पर ध्यान देता होगा, बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से प्रशासन को चलाता होगा, इसीलिए सभ्यता इतनी विकसित थी। और इस आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि संभवतः यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जनतांत्रिक थी, यानी जनता की चुनी हुई सरकार शासन की देखभाल करती थी, इसीलिए शासक वर्ग जनता के सुख सुविधाओं का इतना ध्यान रखते हैं। या इसी तरह कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले। इस आधार पर कुछ लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वह राजतंत्रात्मक था, क्योंकि मुकुट राजा धारण करता था। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तमाम तर्क दिए गए हैं। सरकारी इतिहासकार डॉक्टर आर.एस. शर्मा का मानना था कि इस सभ्यता का प्रशासन बणिक वर्ग के हाथ में था, यानी व्यापारी वर्ग के हाथ में था, क्योंकि इस सभ्यता की जो समृद्धि का मुख्य कारण व्यापार वाणिज्य था। तो चूंकि प्रशासन बणिक वर्ग के हाथ में रहा होगा, इसलिए व्यापार पर विशेष ध्यान रखा जाता था। तो इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन बणिक वर्ग के हाथ में था। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जाएगी तब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं। तो संभवतः जो प्रशासन था बणिक वर्ग के हाथ में था, जो धर्म से प्रभावित होकर शासन को संचालित करता था। तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति में तमाम तर्क दिए गए हैं और अंत में यही माना गया है कि प्रशासन संभवतः बणिक वर्ग के हाथ में था, बणिक वर्ग के हाथ में था, जो धर्म से प्रभावित होकर शासन को संचालित करता था। तो प्रशासन जो था व्यापारी वर्ग के हाथ में था और धर्म से प्रभावित होकर शासन का संचालन किया जाता। अब
दूसरा सामाजिक संगठन या सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन तो आप लोग देखें कि व्यापारी वर्ग के हाथ में था, जो धर्म से प्रभावित होकर शासन को संचालित करता था। लेकिन यहाँ की सामाजिक संगठन कैसा था? तो जो हड़प्पा सभ्यता से जो तमाम साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के आधार पर सामाजिक संगठन का भी अनुमान लगाया जा सकता था। एक तो हड़प्पा सभ्यता से दुर्ग मिले और दूसरा नगर मिला है। कहीं न कहीं एक नगरीय सभ्यता ये जरूर थी, लेकिन कहीं न कहीं उन्नत ग्रामीण व्यवस्था अवश्य रही होगी, क्योंकि बिना उन्नत ग्रामीण व्यवस्था के हम शहरी व्यवस्था या नगरीय व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक गांव का किसान इतना सक्षम न हो कि वह शहर के अनुत्पादक वर्गों के लिए अनाज का उत्पादन करता हो और उनको अनाज उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो, तब तक शहर का विकास संभव नहीं। इससे पता चलता है कि भले ही यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन एक उन्नत ग्रामीण व्यवस्था अवश्य रही है। तो इस आधार पर हम सामाजिक संगठन का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे शासक जो दुर्ग था, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में पश्चिम दिशा में दुर्ग था और पूरब दिशा में नगर थे। दुर्ग को चारदीवारी से घेरा गया था, यानी इसकी सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध किया गया था। इससे पता चलता है कि दुर्ग में विशिष्ट वर्ग के लोग रहते होंगे। जैसे विशिष्ट वर्ग के लोग रहते होंगे, जैसे शासक, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, शिल्पी आदि। तो दुर्ग में विशिष्ट वर्ग के लोग रहते होंगे। जैसे जो शासन को संचालन करता था वह शासक वर्ग रहता होगा, साथ में व्यापारी रहते होंगे, पर व्यापारी प्रशासनिक अधिकारी रहते होंगे, सुरक्षा कर्मचारी यानी सैनिक रहते होंगे, शिल्पी रहते होंगे। ये लोग दुर्ग में निवास करते होंगे। इसी तरह नगर में भी तमाम वर्ग के लोग निवास करते होंगे। जैसे यहां पर भी व्यापारी होते होंगे, कर्मचारी रहते होंगे, शिल्पी रहते होंगे, मजदूर रहते होंगे, यानी श्रमिक वर्ग, मजदूर आदि नगर में भी निवास करते हैं। इसी तरह गांवों में आपके कृषक, जो ग्रामीण व्यवस्था होगी, गांव होगा वहां कृषक, बढ़ई, कुंभकार, लोहार, सुनार आदि। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे। तो कुल मिलाकर के
सिंधु सभ्यता में जो समाज था वह कई वर्गों में विभक्त था, लेकिन यहां पर जो मकान है, बड़े बड़े मकानों के साथ छोटे छोटे मकान भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में अस्पृश्यता का, छुआछूत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अभाव था। ठीक ना। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से बहुसंख्यक नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। बहुसंख्यक नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि समाज जो था संभवतः मातृ प्रधान था। जिसे आज का जो समाज हम लोग का है वह पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान समाज है। परिवार का मुखिया पुरुष होता है, पिता होता है या बड़ा भाई होता है, लेकिन उस समय के समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज की मुखिया महिलाएं होती होंगी, तो बहुसंख्यक नारी मृण मूर्तियों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था। पुरुष और स्त्री जो तमाम मृण मूर्तियां और मूर्तियां मिली हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण धारण करते, दोनों आभूषण के शौकीन थे, दोनों आभूषण धारण करते थे। पुरुष जो था वह दाढ़ी मोछ भी बनाता होगा, क्योंकि उस्तरा आदि का भी साक्ष्य मिला है। महिलाएं जो है वह विभिन्न प्रकार की आभूषण धारण करती थी। इसके अलावा नौसारों से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। आज भी जो विवाहित महिलाएं होती हैं वह सिंदूर का प्रयोग करती हैं, और इस तरह उस समय की महिलाएं भी संभवतः सिंदूर का प्रयोग करती होंगी। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि चनहुदड़ों से लिपस्टिक, काजल आदि का साक्ष्य मिलता है। तो महिलाएं विभिन्न प्रकार से अपने श्रृंगार करती होंगी। तो पुरुष के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण के शौकीन थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। यानी लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। दोनों प्रकार का भोजन करते थे। नृत्य करना, मछली पकड़ना, शतरंज खेलना, आदि इनके मनोरंजन के प्रिय साधन थे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संगठन में समाज कई वर्गों में विभक्त रहा होगा। प्रशासक वर्ग रहता होगा, एक मध्यम वर्ग भी निवास करता था, निचला तबका भी था, श्रमिक भी थे। तो प्रशासन समाज जो था कई भागों में विभक्त था। लेकिन समाज में चूंकि बड़े मकानों के पास साथ साथ छोटे छोटे मकान भी मिले हैं, यानी समाज में सब लोग
एक साथ रहते थे, छुआछूत अस्पृश्यता जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण धारण करते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। नृत्य करना, मछली पकड़ना, शतरंज खेलना आदि इनके मनोरंजन के प्रिय साधन थे। शतरंज भारत का पुराना खेल है और हड़प्पा सभ्यता के लोग भी शतरंज खेलते होंगे, क्योंकि पासे का गोटिया मिला है, बिसात मिला है, इससे पता चलता है कि ये लोग शतरंज भी खेलते थे। ध्यान दीजिएगा, एक मैंने फैक्ट बताया था कि नौसारों से, नौसारों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नौसारों से मृण मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां मिली हैं, नौसारों से नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। नारी मृण मूर्तियां, स्त्री की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिनके मांग में सिंदूर का प्रयोग किया गया था, यानी यहां की महिलाएं सिंदूर का भी प्रयोग करती थी। अब इसी तरह आर्थिक स्थिति, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के चार आधार होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के यही चार चीज आधार होते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में भी को देखने से जो तमाम साक्ष्य मिले उससे पता चलता है कि कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार उन्नत अवस्था में था। यानी अर्थव्यवस्था के चारों भाग जो थे वह बेहद उन्नत अवस्था में थे। लेकिन इसमें कृषि और पशुपालन मुख्यतः ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था का अंग है, एक गांव में होता था, गांव में। और शिल्प और व्यापार जो होते थे नगर में, यानी शहर में होते हैं। इस शहरी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग जो होता है उद्योग और व्यापार होता है, शिल्प और व्यापार होता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था भाई कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के विकास में व्यापार की अहम भूमिका थी। लेकिन मैंने बताया था कि नगर का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक एक उन्नत ग्रामीण व्यवस्था न रही हो, क्योंकि नगरों में, शहरों में खेती नहीं किया जाता है आज भी। जैसे मुंबई और आपके चेन्नई, दिल्ली आदि जो बड़े शहर है, कोलकाता आदि जो बड़े शहर है, यहां के लोग खेती नहीं करते, लेकिन भोजन तो ये लोग करते हैं, अनाज का प्रयोग ये लोग ही करते हैं। तो अगर कल्पना करें कि आज गांव का किसान इतना ही अनाज का उत्पादन करे जो उन्हीं के लिए पर्याप्त, यानी वो अपने आवश्यकता भर अनाज का उत्पादन करे, वह शहर के लोगों को अनाज बेचे न, तो क्या शहर का विकास संभव है? नहीं। तो शहर का विकास तभी संभव हो सकता है जब एक उन्नत ग्रामीण व्यवस्था रहा। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था थी। तो नगर का होना ही इस बात का सबूत है कि एक उन्नत ग्रामीण व्यवस्था अवश्य रही होगी। तो इस तरह इनके अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार का अहम योगदान था। तो कृषि,
कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि उन्नत अवस्था में था। यहां के लोग गेहूं या एक अलग गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी। तो गेहूं और जौ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के तमाम उपकरण प्राप्त हुए हैं। जगह जगह अन्नागार भी मिला है, या जितने महत्वपूर्ण स्थल है, नगर है, उन सभी जगह अन्नागार है। जैसा कि मैंने बताया था कि हड़प्पा के जो अन्नागार थे वह नगर से दुर्ग से बाहर उत्तर दिशा में स्थित थे, लेकिन मोहनजोदड़ो या अन्य जगहों के जो अन्नागार थे वह दुर्ग के अंदर थे। तो इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में जो प्रशासक वर्ग होगा वह अनाज को लेता होगा। तो इसीलिए हर जगह से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। यह भी इस बात का सबूत है कि एक उन्नत कृषि व्यवस्था रही होगी। तो गेहूं और जौ के अलावा आपका सरसों, चना, जैसे मैंने बताया था कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जिसमें सरसों और चना बोया गया। इसी तरह मैंने बताया था कि बनवाली से उन्नत किस्म का बाजरा का साक्ष्य मिला है, यानी सरसों, चना, बाजरा, तरबूज, खरबूज, राई आदि फसलों की खेती करते थे। तो गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल है। इसके अलावा सरसों, चना, बाजरा, तरबूज, खरबूज, राई, मटर आदि फसलों की भी खेती की जाती थी। धान की खेती को लेकर विवाद है। धान की खेती को लेकर विवाद है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धान की खेती नहीं करते थे, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि लोथल से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। इसी तरह रंगपुर से धान की भूसी का ढेर मिला है। धान की भूसी का ढेर मिला है। लोथल गुजरात में पड़ता है। यहां से धान के दाने मिले हैं, पुआल मिला है, यानी धान की खेती का साक्ष्य लोथल से मिला है। और रंगपुर, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था, यह भी गुजरात में है और यहां से धान की भूसी का ढेर मिला है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, या खासतौर से गुजरात परिक्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के लोग धान की खेती करते थे। अभी तक हड़प्पा सभ्यता में कहीं से नहर का साक्ष्य नहीं मिला है। नहीं मिला। तो या तो नहर का साक्ष्य होगा तो खुदाई में हमें प्राप्त नहीं हुआ, या ये लोग खेतों की सिंचाई नहरों के बजाय कुएं से, नदियों से, वर्षा के जल आदि से करते होंगे। नहर से खेतों की सिंचाई नहीं करते होंगे, या हो सकता है कि अभी तक हमें खुदाई में नहर का साक्ष्य
नहीं मिला है, ठीक ना। हल बैलों से ऐसा आर.एस. शर्मा का मानना था कि हल बैलों से खेती नहीं की जाती थी, खेती फावड़ों से की जाती होगी। लेकिन मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य तथा बनवाली से हल की आकृति का खिलौना मिला है। हल की आकृति का खिलौना मिला है। इससे अनुमान लगाया गया है कि इस सभ्यता के लोग हल बैलों के माध्यम से ही खेती करते थे। कपास की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तो ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। क्योंकि सुमेरियन सभ्यता के लोग कपास को सिंडोन कहते थे, यानी सिंधु से निकला हुआ शब्द है। इससे पता चलता है कि यहां के लोग कपास की भी खेती करते थे। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत कृषि व्यवस्था अवश्य थी। अब आप लोग पशुपालन, तो अगला है पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। ये लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे, जैसे बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी आज पशुओं का पालन करते थे। तो इन तमाम पशुओं के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी थी। इन विभिन्न जो मृण मूर्तियां मिली है या जो मोहरे मिली हैं, बर्तन मिले हैं, उन पर इन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण है। इससे पता चलता है कि लोग बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशुओं का पालन करते होंगे। हालांकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी गाय का कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली है जिसमें गाय का चित्र, तो किसी भी मूर्ति से गाय के चित्र नहीं मिला है। लेकिन जब ये लोग बैल का चित्र मिला है, कुबरदार बैल, पशुओं में भी कुबरदार बैल इनका सबसे प्रिय, तो इससे पता चलता है कि वो गाय का भी पालन करते हैं। ऊंट, हाथी के दांत से भी विभिन्न सामानों का निर्माण करते थे। तो इन सभी पशुओं का पालन किया जाता था। घोड़े को लेकर विवाद। कुछ लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं पालते थे। वैदिक काल में जो आर्य भारत आए तो इन लोगों ने घोड़े का प्रचलन शुरू किया। लेकिन आज ऐसे तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं जिससे यह कहना कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का पालन नहीं किया जाता था उचित नहीं है। जैसे सुरकोटडा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अक्सर ये पूछा जाता है, इसको जरूर रख लीजिएगा। सुरकोटडा ये भी गुजरात में स्थित था। सुरकोटडा से घोड़े का अस्थि पंजर मिला। घोड़े का अस्थि
पंजर मिला है। इसी तरह आपके मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से घोड़े का दांत मिला है। कालीबंगा, लोथल, बनावली से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। यानी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े का भी पालन करते थे। तो ये हुआ पशु पालन। तो इन पशुओं का ये लोग पालन करते थे। शिल्प तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। शिल्प यानी उद्योग और व्यापार उन्नत अवस्था में था। शिल्प में सूती वस्त्र का तमाम जगहों से साक्ष्य मिला है। यानी सूती वस्त्र का निर्माण करना, सूती वस्त्र का निर्माण इस समय का महत्वपूर्ण शिल्प था, महत्वपूर्ण उद्योग था। तो सूती वस्त्र का निर्माण प्रमुखता से किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्र का निर्माण करते थे। तो सूती वस्त्र का निर्माण ही नहीं करते थे, बल्कि सुमेरियन सभ्यता को ये लोग सूती वस्त्रों का, कपड़ों का निर्यात भी करते थे। तमाम मृण मूर्तियां मिली है जिसे वस्त्र को पहने हुए दिखाया गया है। तो सूती वस्त्र का निर्माण करना इनका एक महत्वपूर्ण उद्योग था। इसके अलावा ईंट निर्माण भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्योग था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वह पक्के ईंटों से प्रायः बनाए गए थे। हालांकि कच्चे ईंटों का भी साक्ष्य मिला। तो कुल मिलाकर के मकान ये लोग ईंटों से बनाते थे। तो ईंट निर्माण भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा। इसके अलावा मूर्ति बनाना भी इनका एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां मिली है। इसके अलावा पत्थर से भी इनके प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। आपके मोहनजोदड़ो से मैंने बताया था कि विश्व प्रसिद्ध कांस्य धातु की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो मूर्ति निर्माण, तो धातुओं से भी मूर्ति का निर्माण किया जाता था। यानी मूर्ति निर्माण भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्योग था। महिलाएं विभिन्न प्रकार की आभूषण धारण करती थी। इनके जो आभूषण थे वह जानवरों की हड्डियों से आभूषण का निर्माण होता था। इसके अलावा तांबा, सोना आदि चीजों से आभूषणों का निर्माण किया जाता था। यानी स्वर्णकारी भी एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। इसी तरह लोहे से भी, लकड़ी के भी विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। यानी बढ़ईगिरी भी एक प्रमुख इंडस्ट्री उद्योग रहा होगा। तो कहने का मतलब यह था कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प जो था उन्नत अवस्था में था। अगला है व्यापार। तो मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के समृद्धि का सबसे प्रमुख था व्यापार। व्यापार के बदौलत ही यह सभ्यता इतनी अधिक समृद्ध सभ्यता थी। तो व्यापार उन्नत अवस्था में था और स्थल व जल दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। मैंने बताया था आप लोगों को कि लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। लोथल एक बंदरगाह था, यहां पानी के जहाजों से सामान उतारा और चढ़ाने का साक्ष्य मिला है। गोदीवारा मिला है। इसके अलावा वहां पर फारस की मोहरें मिली है। नाव की आकृति का खिलौना मिला है।
इससे पता चलता है कि जल मार्गों से भी व्यापार किया जाता है। और बनवाली से मैंने बताया था कि यहाँ पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान मिला है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि स्थल और जल दोनों मार्गों से हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। बाट माप, या ये पहले बाट माप की निश्चित प्रणाली थी, यानी बटखरा और स्केल भी मिला है। और ये बटखरा और स्केल का प्रयोग व्यापार के माध्यम से किया जाता था। और इनकी बाट माप की प्रणाली 16 के इकाई में, बाट माप की प्रणाली 16 के इकाई में विभक्त था। यानी इनका बटखरा 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में बनाया जाता था। तो यह 16 के इकाई में विभक्त था। और आज भी हम लोग 4 आना, 8 आना, 16 यानी 16 यानी कंप्लीट, 16 आना शुद्ध है, यानी पूरा शुद्ध है। तो यह 16 का जो इकाई का है, यह हड़प्पा सभ्यता के समय से लेकर आज तक चला रहा है। तो बाट माप की प्रणाली 16 के इकाई में विभक्त था। और बाट माप में बटखरे के माध्यम से सामानों को तौला जाता होगा, स्केल से, फीट से नापा जाता होगा। इससे भी व्यापार को बढ़ावा मिलता होगा। अभी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी सामानों की लोग अदला बदली करते थे। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में था। उन्नत अवस्था में था। यहां के लोग जो थे, यहां के लोग सोना कर्नाटक के कोलार खान से मंगाते थे। और आज भी भारत में कर्नाटक का कोलार खान जो है, वह सोना निकालने का सबसे महत्वपूर्ण खान है। या ये कह लीजिए कि भारत का 98% सोना कर्नाटक से निकाला जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण खान है कोलार खान और हट्टी खान। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना जो है कर्नाटक के कोलार खान से मंगाते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से मंगाते थे। और आज भी तांबा निकालने का सबसे महत्वपूर्ण खान भारत का राजस्थान का खेतड़ी खान है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। तो यहां से ये लोग तांबा मंगाते थे। चांदी बड़ी कठिनाई से लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो ये लोग अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे। और हम हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यानी तांबा में जब टीन मिलाया जाता है तो उससे कांस्य धातु का निर्माण होता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी।
तो यानी तांबा में टीन मंगाते का प्रयोग किया जाता था, कांस्टीट्यूशन सभ्यता थे, और टीन ये लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे, कठिनाई से अफगानिस्तान से मंगाते थे। यही कारण था कि इनके कांस्य धातु में टीन का परसेंटेज कम मिला है, यानी टीन इनके लिए उपयोगी चीज थी। तो चांदी और टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से मंगाते थे। लाजवर्द एक स्टोन होता था, लाजवर्द अफगानिस्तान के बदख्शा क्षेत्र से ये लोग मंगाते थे। लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था वह मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से होता था, सुमेरियन सभ्यता से होता था। सुमेरियन सभ्यता से, मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से होता था। और हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि भी सुमेरियन सभ्यता से व्यापार था। चूंकि सुमेरियन सभ्यता के लिपि पढ़ लिया गया है तो वहां पर सारगोनों का शासन था, और सारगोन काल में सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच बेहद उन्नत व्यापार था। सुमेरियन सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा के नाम से, सुमेरियन सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। मेलुहा, ये हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। इनके साथ व्यापार जो था स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था, और सैंधव सभ्यता की समृद्धि भी इसी व्यापार पर निर्भर थी। जब सारगोनों का शासन वहां समाप्त हुआ तो सुमेरियन सभ्यता का पतन हुआ, और जब सुमेरियन सभ्यता का पतन हुआ तो कहीं ना कहीं भारत के साथ, हड़प्पा सभ्यता के साथ उनका व्यापार कम हो गया, और यही कारण था कि हड़प्पा सभ्यता का भी पतन शुरू हो गया। और विदेशी व्यापार में सबसे मुख्य भूमिका लोथल की होती थी। इसके अलावा लोथल के लोग जो थे वह मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे। कुल मिलाकर के इनका व्यापार उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में था, और यही उन्नत व्यापार इस सभ्यता के समृद्धि का मुख्य कारण था। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये आपको हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को इस वीडियो में मैंने पढ़ाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को जरूर दबाएंगे। साथ में अब अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इस सभ्यता के लिपि कैसी थी, इस सभ्यता का कालक्रम क्या था, इस सभ्यता में मोहर किस तरह की थी, कैसे मोहरों का निर्माण किया जाता था, उन पर क्या क्या चित्र बनाया जाता था, या इनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी, और इस सभ्यता का पतन काट दीजिए इसको।